तो स्वागत है आपका और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो कैसे सिलेक्ट करें। मतलब बहुत सारे आप इंटरनेट पे डालेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो आप डालेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आएंगे जहाँ आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। तो हम आज वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो फर्स्ट थिंग, आप म्यूचुअल फंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या रहता है। समझो मैं एक म्यूचुअल फंड चलाता हूँ और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास पैसा है बट आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपके पास नॉलेज नहीं। थोड़ी सी बात, तो क्या करेंगे आप, बहुत सारा आपके पास जो पैसा होगा वो मेरे पास देंगे। समझो 10 लोगों ने मुझे पास दे दिया 10,000 रुपये, मेरे पास होगा 1 लाख रुपीज़। तो मैं 1 लाख रुपये में इन्वेस्ट करूँगा बहुत सारे ऐसे मेरे म्यूचुअल फंड्स में कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, डेप्थ इक्विटी म्यूचुअल फंड और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के टाइप पे वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके वहाँ से मैं जो रिटर्न जनरेट करूँगा उसमें से मेरा एक्सपेंसेस मेरा कंपनी खर्चा वगैरह रहता है उसमें से वो माइनस करके मैं आपको रिटर्न्स देंगे। समझो बैंक में म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा रिस्की भी है। और पहली बात ये एफडी से अच्छा है। पहली बात ये जान लो कि एफडी से म्यूचुअल फंड से अच्छे खासे रिटर्न्स आते हैं। एफडी एक ना सोची समझी साथी जिसमें कोई मेरे माइनस से कोई फ़ायदा नहीं रहता है। हाँ, बट आप एक उसके लिए बट एफडी गलत नहीं है, एफडी अच्छी है, बट आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको देख रहे हो तो ये बहुत गलत है कि आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दूंगा एफडी में तो मुझे रिटर्न्स आएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। एफडी में कभी भी रिटर्न्स आता 7% ही नहीं आते। इन्फ्लेशन ही 8% है तो 7% है, वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा। तो म्यूचुअल फंड्स है एसआईपी में बहुत सारे अच्छे खासे मतलब 10% या 12% से रिटर्न आपको मिलते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप उसको 3 साल या 5 साल के लिए रखते हैं तब आपको बहुत सारे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप ये क्या होता है, ये मैं जो पैसे लेता हूँ आपसे, ये मैं बहुत सारे इसमें इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न जनरेट करके देता हूँ। तो इसमें टाइप्स कौन सा है, मैं समझो मुझे अभी इन्वेस्ट करना है तो मैं फिर कौन से म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करूँ, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है। तो इसमें 3 टाइप्स पड़ते हैं म्यूचुअल फंड्स के। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पड़ता है, सेकंड है मीडियम कैप म्यूचुअल फंड्स पड़ता है और थर्ड है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पड़ता है। अभी इसको तीनों को डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। जो स्मॉल कैप रहता है वो एक्चुअल में रिस्की रहता है, मतलब समझो आपकी रिस्क लेने कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, बट जब मैं ये तीनों म्यूचुअल फंड्स के टाइप बता रहा हूँ, इसमें आप जब लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो रिस्क रहती है, रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है वो एक्चुअल में कम हो जाती है। मतलब 5 साल के लिए 10 साल के लिए आप रखेंगे ना म्यूचुअल फंड में तो एक्चुअल में रिस्क होती नहीं है फिर। बिकॉज ऑफ ये जो लोग होते हैं ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, पैसे करते बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में या एनी अनदर का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में वगैरह, वहाँ पे जनरेट होकर आते हैं और ये एक्चुअल में बढ़ता रहता है मार्केट। पहली बात ये थिंग्स रखो, जब जितने साल के लिए आप उसमें रखोगे। तो स्मॉल कैप में ये होता है कि रिस्क होते हैं जो आप कितने ले सकते हो उसके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड है मीडियम, मतलब आप ज़्यादा भी नहीं लेना चाहते, इक्वली रिस्क है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ज़्यादा कम भी नहीं है, तो इसमें मीडियम रिस्क रहती है। इतना कोई अच्छा खासा नहीं रहता है बट मीडियम है, चलो मैं मतलब मीडियम रिस्क रहती है, ज़्यादा भी हाई नहीं रहती और ज़्यादा लो भी नहीं रहती, मतलब 10% आपको मिल सकते रिटर्न। और लार्ज कैप में है कि यहाँ पे रिस्क होती है बट थोड़ी सी, बहुत ही इतना भी नहीं बट रहती है, रिस्क भी थोड़ी सी रहती है। मतलब आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे, समझो स्मॉल कैप में आपको 15-20% मिल रहा है, मीडियम में आपको 15 to 12 के बीच में मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पे, और लार्ज कैप में आपको 20 to 12 के बीच में रिटर्न्स मिलेगा आपके जितनी इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर। और मार्केट जैसा बढ़ता है कम होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि ये ऐसे होता है। तो मैंने अभी ये डिस्कस किया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, सेकेंड मीडियम म्यूचुअल फंड और थर्ड है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये 3 म्यूचुअल फंड्स हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आए होंगे ये 3 म्यूचुअल फंड्स के टाइप। और म्यूचुअल फंड्स एक ऐसे टाइप है जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, एनी अदर सोर्सेज के बारे में, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ से एफडी से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग है, तो अभी आइडेंटिफाई करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में 3 तो म्यूचुअल फंड्स बता दिए, तो बट इसमें मेरे और म्यूचुअल फंड्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। समझो मुझे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया, तो इनमें से मुझे कौन सा, बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मुझे मिल जाएंगे, तो इनमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट करें, उसमें क्या क्या देखने चाहिए, कौन से पॉइंट्स है जो हमें देखनी चाहिए, तो ये हमें भी डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं अभी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, म्यूचुअल फंड जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान में रखिए उसकी एक्सपेंसेस रेशियो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंसेस रेशियो क्या होता है।
ईपी क्या होता है, ईआर क्या रहता है। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो मैं आपको समझाता हूँ। एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में होता है क्या, कौन सी भी कंपनी रहती है उसका कुछ भी एक्सपेंसेस रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स छोड़ दिए, जो आपकी एक XYZ कंपनी में आप काम करो, तो उस XYZ कंपनी में जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सैलरी आपकी, एनी अदर एक्सपेंसेस, उसका जो रेशो रहता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस रेशो, मतलब खर्चा कितना हो रहा है उसमें। तो म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा ही रहता है। म्यूचुअल फंड जब आप उसके पास पैसे देते हो तो उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से, उनका म्यूचुअल फंड चलेगा कहाँ से, वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे कैसे, एनी अदर थिंग्स। तो ये पैसा आता है आपके ही पैसे से, आपके ही, समझो आपने 10 रुपये, समझो आपने 100 रुपये म्यूचुअल फंड्स में डाल दी, तो उस 100 में से कितने रुपीज़ वो उनके खर्चे के लिए ले रही है। फर्स्ट थिंग, सेबी का एक रूल है कि 2.25 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स का रेशो नहीं होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स का रेशो नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मेरे से आप पूछेंगे तो 1% से ज़्यादा 1.10 1.15 ये यहाँ तक बराबर, मतलब बेस्ट है म्यूचुअल फंड से। फिर एक्सपेंसेस रेशो वहाँ तक अच्छा है, मतलब 100 रुपये में से आपको 1 रुपये 15 पैसे आपके एक्सपेंसेस के लिए जा रहे, तो 8.85 रुपीज़ है वो अच्छे खासे आपके, मतलब 98.85 रुपीज़ आपके उस म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट हो रही है, ये पहली बात है। तो वो एक्सपेंस अच्छे, मतलब कोई भी आप देखेंगे ना कि कौन सा भी म्यूचुअल फंड्स आप में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो दिया रहता है। तो उस एक्सपेंस रेशियो कम से कम 1.10 या 1.5 1.15 तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है, बट उससे ज़्यादा होगा तो वो मतलब आपके म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टिंग के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि आप वहाँ पर समझो ना, आप 100 रुपये उस म्यूचुअल फंड से उतार रहे हो, वो एक्सपेंसेस के लिए आपको 2 रुपये ले रहे हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, 2 रुपये आपके म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपये में से जा रहे हैं, और नेट एसेट वैल्यू है जो इस म्यूचुअल फंड्स की वो है 95 रुपीज़, 97 रुपीज़। तो वो अच्छे खासे नहीं रहते म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये हमारा मानना है कि मैं वो भी अच्छा है कि एक्सपेंस रेशो वहाँ तक होना चाहिए। ये आपको समझ आए कि एक्सपेंसेस रेशो एक्चुअल में हो क्या, कौन सी भी कंपनी का एक एक्सपेंस रहता है वो आपसे लेते हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड्स में देखना पड़ता है कि यार कितना म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंसेस रेशो, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.10 या 1.15 के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कम रहा तो बहुत अच्छी बात है, बट और ज़्यादा भी रहा तो 2.25 से कम ही रहना चाहिए, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा खासा रहती है। सेकेंड थिंग है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो का मतलब क्या रहता है, देखिए कौन सी भी जो कंपनी है, कौन सा भी जो मैनेजर है, वो पर्टिकुलर एनुअल ईयर में कितनी बार एसेट्स को बेचता है और खरीदता है, इसके ऊपर टर्नओवर रेशो निकलता है। मतलब समझो आपको जो फंड मैनेजर है वो कितने स्टॉक्स या कितने बॉन्ड्स या कितने एनी अनदर एसेट्स कितनी बार परचेस करता है और कितनी बार सेल करता है, इसके ऊपर टर्नओवर रेशो डिपेंड रहता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10% से कमी होना चाहिए। अब ये 10% से ज़्यादा है तो मतलब वो म्यूचुअल फंड मिसमैनेज है, वो अच्छा खासा नहीं है। वो जो मैनेजर है वो उस फंड को मैनेज नहीं अच्छे तरीके से कर रहा है। 20 to 30% से ज़्यादा होता है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ही मत कीजिए। 10% से ज़्यादा उसका टर्नओवर होना चाहिए, 10% से कम ही उसका टर्नओवर रेशियो होना चाहिए। वहीं पे आप अच्छे खासे मतलब रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। समझो एक म्यूचुअल फंड्स वाला है, वो आपके म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे मतलब पैसे तो ले रहा है, बट 10-20 पर समझो 10 बार से ज़्यादा, मतलब पर्टिकुलर ईयर में 20 से 30% से ज़्यादा वो स्टॉक्स ले रहा है, बॉन्ड्स ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, ये नहीं अदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उस पर बहुत असर पड़ता है। ना ही जनरेट रिटर्न होते हैं और उल्टा एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो ये बहुत हानिकारक करता है। तो सेकेंड थिंग है कि टर्नओवर रेशियो कभी भी देखिए और 10% से 15% के साथ आप 10% से कम ही रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग मैं बोलता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 20-30% तो मिसमैनेज होता है वो म्यूचुअल फंड, मतलब अच्छा नहीं रहता है आपके लिए। और चलिए ये हो गया 2 थिंग्स। थर्ड थिंग है कि पिछले 5-10 साल का उस म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस, मतलब XYZ म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, था उसके 5-10 साल का एनालिसिस आपको करना चाहिए। मतलब समझो एक म्यूचुअल फंड से वो पिछले 5-10 साल में कैसे वर्क किया है, उसने 5-10 साल में कितने % रिटर्न दिए, उसकी कितने बार गिरा है, वो कैसे वर्क किया है, फ्लेक्सिबली वर्क किया है, डाउनफॉल दिया बहुत सारे दिए उसने, फिर मतलब 2 साल गिरा है, 1 साल ही बढ़ा है, फिर 4 साल गिरा है, फिर 2 साल बढ़ा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। रेगुलरली डाउनफॉल करके वो आगे जाना चाहिए, या मतलब सिर्फ बढ़ ही रहा है, गिर ही नहीं रहा थोड़ा भी, तो ये बहुत गलत है। तो आपको 5-10 साल का एनालिसिस करना चाहिए कि उस पिछले 5-10 साल में उस म्यूचुअल फंड्स ने कितने % रिटर्न जनरेट किए लोगों को, मतलब अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। और एक है कि
फंड्स की होल्डिंग, मतलब उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में किन किन लोगों ने फंडिंग की है, मतलब होल्डिंग किया और रखे पैसे। समझो ICICI, मतलब जो अच्छे खासे, जो हम आप नाम जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे जो लोग हैं उन्होंने उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है, बाकी के लोगों ने कितने इन्वेस्टमेंट की है उसमें, उस म्यूचुअल फंड्स में, और कितनी पर्टिकुलर कितनी करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये सारी ओवरऑल चीज़ देखनी, इससे ओवरव्यू होता है क्या है कि आपको पता चल जाता है कि ये म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है मेरे लिए, और कितना मतलब अच्छा है या नहीं है। और एक चीज़ है उस म्यूचुअल फंड्स में, लास्ट की बोलता हूँ मैं, कि फंड मैनेजर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आप जिसके पास पैसे दे रहे हो वो आपको पैसे किस बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं। समझो आपने मेरे पास पैसे दिए, बट मुझे एक्सपीरियंस नहीं पैसे मैनेज करने का, वो पैसे कैसे मैनेज करे, उस पैसे को कैसे बढ़ाए, तो मैं उस पैसे का कुछ करूँगा ही नहीं, वो उल्टा वो पैसा लॉस में चला जाएगा। ये थिंग्स है। तो जो फंड मैनेजर रहेगा आपके म्यूचुअल फंड्स का, उसका आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। मतलब आप बोलिए उसके घर पे जाएंगे एनालिसिस करने, ऐसा नहीं है। आपको उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो कितने साल से वो फंड मैनेज कर रहा है, उसने अभी तक जो फंड मैनेज किया उसके ऊपर उसने कितनी रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, और वो कौन सी फील्ड से आ रहा है, उसमें एक्सपीरियंस कितना है, फर्स्ट थिंग ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और इस बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट होते हैं, ये बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स चलते हैं पहली बार। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स बताए कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।